हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के बारे में चर्चा करेंगे और बीएससी फर्स्ट ईयर में आपकी जो जूलॉजी फर्स्ट है, एनिमल डाइवर्सिटी, प्रोटोकोडा जोआ से लेके और आपके एनिलिडा तक है। तो उसके अंतर्गत अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था वेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, यानी कि जंतुओं को जो वर्गीकृत किया है या जंतुओं को जो फाइलम में रखा है उसका आधार क्या था, और उन आधारों को हमने 5 भागों में बांटा था। देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कोशिका की संख्या के आधार पर, फिर दूसरा हमने जो किया था उसके अंतर्गत तो वो किया था हमने सेल या इनके जो शारीरिक संगठन होता है वो किस किस प्रकार का होता है। तीसरा हमने इसके अंतर्गत समिति पढ़ी थी। चौथा हमने इसमें सिलोम यानी कि देव हुआ पढ़ा था, और 5वां इसके अंतर्गत मूर्णीय परिवर्तन पढ़ा था। इन आधार पर एक बेसिस बना के हमने एकशेरुक जो जंतु है उनका वर्गीकरण करने की कोशिश की थी। साथ ही आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, अब आपके यहाँ से जो फाइलम है वो फाइलम स्टार्ट हो जाएंगे आज के वीडियो से ही। और वो फाइलम आपको पता होगा, सबसे पहला फाइलम प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, फिर उसके बाद में सिलेंट्रेटा, टीनोस्पोरा भी है आपके, बहुत छोटा फाइलम है। और टीनोस्पोरा के बाद में आपके प्लेटाहेलमिन्थिस, एस्काहेलमिन्थिस, एनेलिडा और मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। यहाँ तक आपको ये फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पढ़ना है। बाकी के और जो फाइलम है वो अपन को किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, वो अपन सेकेंड ईयर के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ हम एनेलिडा तक पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा हमारा सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा। तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं और उस टॉपिक का नाम है फाइलम प्रोटोजोआ। और उस प्रोटोजोआ का आपको क्या करना है, जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन। तो टॉपिक रहेगा अपना जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। ये अपन को इसमें पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, यानी कि संघ प्रोटोजोआ का सामान्य लक्षण और इसका वर्गीकरण है। और ये एक ना एक फाइलम है जो उसके अंतर्गत पूछा जाता है। तो अपना हेडिंग सबसे पहले हम जो प्रोटोजोआ शब्द है उस शब्द के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, या इसके अंतर्गत 2 शब्द होते हैं वो छिपे हुए होते हैं। पहला जो शब्द है इसके अंतर्गत है प्रोटो, और दूसरा जो शब्द है इसके अंतर्गत है जोस। प्रोटो का मीन्स होता है फर्स्ट, या मैं कह सकता हूं इसको प्रिमिटिव, और जोन्स का मतलब होता है एनिमल। तो क्या क्या आएगा, फर्स्ट यानी कि प्रथम, प्रिमिटिव यानी कि आदि, एनिमल्स यानी प्राणी या जंतु। तो प्रथम प्राणी या जो जंतु है उनको प्रोटोजोआ कहा जाता है, या प्रथम जो बात खोजे गए थे वो जंतु उनको संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया। अब मैं बात कर लेता हूं इसके अंतर्गत एक वैज्ञानिक है, और उस वैज्ञानिक का नाम है ल्यू वैन हो। इस ल्यूवेन हो वैज्ञानिक ने सार्वभौमिक
सर्वप्रथम अध्ययन किया था। इसका प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसका सबसे पहले फर्स्ट स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट है उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, ल्यूवेनहोक है। और उन्होंने इन्हें एनिमल्क्यूल नाम दिया था, एनिमल्क्यूल नाम दिया था, यानी कि जिन्हें बोला जाता है जंतु के नाम से इन्हें जाना जाता था। और इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया, अध्ययन करके जो जीव इन्होंने देखे थे उनको एनिमल्क्यूल के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद में 1817 ईस्वी के अंतर्गत एक वैज्ञानिक आते हैं और उन वैज्ञानिक का नाम है गोल्डफस। इस गोल्डफस वैज्ञानिक ने संघ यानी कि जो जंतु थे उनका अध्ययन किया और फाइलम यानी कि संघ प्रोटोजोआ का नाम दिया, प्रोटोजोआ नाम दिया। तो ये छोटी सी हिस्ट्री है इसके बारे में। और इसमें करीबन 15,000 जो जातियां हैं वो पाई जाती है। और ये जो जंतु होते हैं सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी होते हैं जिन्हें मतलब नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो क्या हुआ, प्रोटो यानी फास्ट, या अपन कह सकते हैं इसको प्रिमिटिव, इसका मतलब होता है प्रथम या आदिम, जो उसका मतलब होता है एनिमल। तो प्रोटोजोआ को हम प्रथम या आदिम प्राणी है उसके नाम से भी पुकार सकते हैं। ल्यूवेनहोक ने इसे सर्वप्रथम क्या किया था, इसका स्टडी की। और स्टडी करने के बाद उन्होंने जो देखा और उन देखने वाले प्राणी हैं उनको एनिमल्क्यूल यानी कि जंतु का नाम दिया। 1817 के अंतर्गत गोल्डफस वैज्ञानिक था, उसने संघ प्रोटोजोआ नाम दिया। ये इसका क्या है, थोड़ा सा इतिहास है। और अब हम इतिहास से आगे चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इसके जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। जनरल कैरेक्टर, सबसे पहले जो कैरेक्टर है इसका जनरल कैरेक्टर, उस कैरेक्टर के बारे में लिख देंगे। ये माइक्रोस्कोपिक एवं आदिम जीव है, एवं आदिम जीव। यानी कि सबसे पहले तो अपन ने इसमें क्या कर लिया कि ये माइक्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्मदर्शी एवं आदिम जीव है। इन्हें दूसरी बात क्या है, इन्हें एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर या अपन कह सकते हैं कोशिकीय, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सेलुलर। इन दोनों शब्दों को समझेंगे, यानी कि एक कोशिकीय यानी कि इनका जो शरीर होता है वो एक ही यानी कि सिंगल सेल से निर्मित होता है। यानी कि जो सेल होगी वो कितनी होगी, एक ही होगी। अब ये जो सेल होगी वो शरीर की पूरी गतिविधियां करती है, पूरी कार्य करती है। और साथ में अगर एकोशिकीय का मतलब क्या होता है, अगर सेल ही बॉडी है, सेल ही क्या है, बॉडी है, तो फिर बॉडी क्या है, तो इस हिसाब से इसको क्या कहा गया, एकोशिकीय। यानी कि कोशिका ही शरीर है और शरीर ही कोशिका है। तो इस आधार पर इसको एकोशिका यानी कि एसेलुलर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, दूसरा कैरेक्टर। तीसरे हम कैरेक्टर की जैसे ही बात करते हैं तो तीसरा कैरेक्टर इसके अंतर्गत आता है कि इनका
आकार व आकृति की बात करते हैं तो इनका जो आकार होता है वो आकार या तो हो सकता है अंडाकार हो, लंबा हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, और इनका जो साइज होता है वो साइज 001 से लेके और वो होता है आपके पास 30 mm तक होता है। यानी कि ये इनका जो साइज पाया जाता है और इनकी जो आकृति होती है वो अंडाकार भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है और बेलनाकार भी हो सकता है। अब हम इनके आवाज की बात कर लेते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं। तो ये देखो एक तो जल के अंतर्गत पाए जाएंगे, लेकिन कैसे होंगे, एकल, एकल का मतलब यानी कि सिंगल ही पाए जाते हैं, सोलेटरी। दूसरा मैं कह सकता हूं ये निभय होते हैं, ये सब पाएगा निभय, निभई, और इस निभई का मतलब होता है कोलोनियल। दूसरा इसके अंतर्गत होता है स्वतंत्र जीवी। तीसरा स्वतंत्र जीवी, इस स्वतंत्र जीवी का मतलब होता है फ्री लिविंग, यानी कि ये क्या होते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, कॉलोनी के रूप में भी रह सकते हैं, और स्वतंत्र जीवी यानी कि फ्री भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं कोई पास ही हो। साथ ही मैं कह सकता हूं इनके अंतर्गत जो अगला कैरेक्टर पाया जाएगा तो ये कैसे होते हैं, ये एक तो देखो परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है, पैरासिटिक होते हैं। दूसरा ये क्या होते हैं, सहभोजी होते हैं, कोमेंशियल सहभोजी होते हैं। इसका मतलब क्या है, सहभोजी का मतलब साथ साथ रहते हैं, लेकिन न तो दूसरे प्राणी को लाभ हो न दूसरे को हानि हो, लेकिन खुद को क्या होता है, लाभ होता है। तो इस प्रकार का जो जीवन व्यतीत करने वाले हैं वो सहभोजी कहलाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कभी कैटल, जो पशु वगैरह होते हैं, वो पशु जब चरागाह के अंतर्गत चलते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, तो उनकी जो पीठ होती है उसके ऊपर कई प्रकार के जो पक्षी है वो बैठे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे वो चलती है तो उसके घास के अंतर्गत जो कीट वगैरह होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और पीठ पे बैठे जो पक्षी होते हैं उनको वो खा लेते हैं। तो पशु को ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, जबकि जो पक्षी है उसको खाने को मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो सहजीवन होता है वो सहभोजी कहलाता है। इसके बाद में अगला हम कैरेक्टर की बात करते हैं, 6 नंबर के कैरेक्टर। तो इनका जो शरीर होगा, इनके शरीर के अंतर्गत समिति की मैं बात करता हूँ, सिमेट्री की मैं बात करता हूँ। वो सिमेट्री के अंतर्गत क्या होगा, या तो इनका शरीर कैसा होगा, असममित होगा, यानी कि एसिमेट्री होगा, असममित होगा, या इनके शरीर के अंतर्गत द्विपार्श्व सममित होगा, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, या इनके अंतर्गत रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और ये सममित पाई जाती है, जो कि ये सममिति पिछला जो वीडियो है उसके अंतर्गत में बता चुका हूं। यानी कि जो मतलब शरीर को एक ऐसे अक्ष से काटना जहां से मतलब अपन बराबर डिवाइड कर सके, तो उस प्रकार की जो संरचना है, इस प्रकार का जो कार्य होता है वो सिमेट्री के अंतर्गत आता है। और इस सिमेट्री के आधार पर जंतुओं को, यानी कि सिमेट्री, असिमेट्री, आइसोमेट्री और द्विपार्श्व सिमेट्री के अंतर्गत है जो बांटा जाता है। नेक्स्ट हम अगले कैरेक्टर की बात करते हैं, 7वें नंबर की। तो इनका जो शरीर होता है, प्रोटोजोआ के जो जंतु होते हैं उनका जो शरीर होता है या तो होता है तंतुकक, इसको बोला जाता है पेलिकन, या फिर वो होता है सेल, जिसे बोला जाता है कवच, या फिर ये होता है कैलकेरियस, या फिर होता है
सिलिकेरियस, या फिर पाया जाएगा ये नेक्ड का मतलब क्या होता है नगर, यानी कि इनके जो शरीर पर आवरण होगा वो तनुकक यानी कि पतली त्वचा की परत होगी उसके द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पेलिकल सेल, यानी कुछ कवच भी होता है इनके शरीर के अंतर्गत। कैलकेरियस यानी कि कैल्शियम से बनी कंटिकाएं वगैरह पाई जाती है। सिलिकेरियस सिलिकॉन से बनी हुई कंटिकाएं, सिलिकॉन से बनी जो संरचना होती है उससे आवृत रहता है, या फिर ऐसा होता है कोई आवरण ही नहीं रहता है, यानी कि नेक्ड नगद होते हैं। तो ये इस प्रकार से मतलब जो शरीर का आवरण है वो पाया जाता है। साथ ही मैं बात कर लेता हूँ इसमें अगले कैरेक्टर की, और वो अगला कैरेक्टर क्या है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य है। इसका जो कोशिका द्रव्य होता है वो दो भागों में विभक्त रहता है। कौन कौन से में? एक तो होता है इसमें एक्टोप्लाज्म यानी कि बाह्य कोशिका द्रव्य, और एक होता है अंतः कोशिका द्रव्य जिसको बोला जाता है एंडोप्लाज्म। तो इस प्रकार से हम जैसे क्या कोशिका द्रव्य की बात कर लेते हैं। अगले हम जैसे ही बात करते हैं इसके कैरेक्टर की, तो 9 नंबर का जो कैरेक्टर आएगा वो कैरेक्टर आएगा इसके अंतर्गत कि जो इसके अंतर्गत वो पाया जाएगा क्या गमन, लोकोमोशन। जो गमन होगा वो गमन के लिए कई संरचनाएं पाई जाती है। जैसे एक संरचना है और उस संरचना का नाम है सूडोपोडिया, जिसे बोला जाता है कूटपाद, और ये जो गमन होता है ये होता है अनिवार्य। एक इसके अंतर्गत होता है कसाव है। अभी अपन जो जंतु की जो संरचना पढ़ेंगे उनके अंतर्गत और काफी विस्तार करेंगे, जिसको बोलते हैं फ्लैजिला। एक इसके अंतर्गत होता है बेटा पक्ष्मा, जिसे बोला जाता है सीलिया। तो इस प्रकार से गमन के लिए अंग पाया जाता है। तो सुने देखो कूटपाद या जिसे अपन सूडोपोडिया के नाम से जाना जाता है, हमने बात की कि इस प्रकार की संरचना होती है और इसमें जैसे गमन करता है जिसमें कोई भी बाहरी जो सतह होती है वो इस प्रकार से बढ़ जाती है, और बढ़ जाने के बाद फिर ये क्या हो जाती है मिट जाती है, और मिट जाने के बाद में ये जो संरचना से यहाँ बन जाती है, फिर ये जो संरचना है यहाँ बन जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है गमन करता रहता है। तो ये जो संरचना बनती है इसको बोला जाता है बेटा सूडोपोडिया यानी कि कूटपाद। कसाव की बात कर लेते हैं। कसाव भी इस प्रकार से कंडलिका की संरचना होती है और इस पर ये धागे के मदद से निकले होते हैं, जिन्हें बोला जाता है फ्लैजिला या कसाव। तो ये होता है पैरामीशियम, जिसे चप्पल जैसे आकृति होती है, और इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे तत्व पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है बेटा क्या पक्ष्मा। इनकी सहायता से क्या करता है गमन करता है। पोषण की मैं बात कर लेता हूँ। इसके अंतर्गत जो 10वें नंबर पर जो आता है वो आता है इसमें पोषण। इसमें संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो जंतु होते हैं उनके अंतर्गत जो पोषण होता है वो कैसा होता है? देखो एक तो प्राणी संघ, जिसको होलोजोइक के नाम से जाना जाता है। होलोजोइक के नाम से जिसको मतलब जाना जाता है। एक होता है इसके अंतर्गत पादप संघ, जिसे फाइटोजोइक के नाम से जाना जाता है। एक इसके अंतर्गत होता है मतोजीवी, जिसे स्पोरोजीवी के नाम से जाना जाता है। मतोजीवी इसके नाम से मतलब इसको जाना जाता है। और एक इसके अंतर्गत होता है कोप्रोजोइक, जिसे विस्टाभोजी कोप्रोजोइक। ये इस प्रकार से यानी कि ये जो संघ प्रोटोजोआ का है वो प्राणी संघ यानी कि छोटे मोटे जो लार्वा होते हैं या सूक्ष्मदर्शी जो क्या होते हैं जंतु होते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, जैसे प्राणी संघ के नाम से जाना जाता है।
कुछ शैवाल वगैरह होते हैं उनको भोजन के लिए इस देश को पादप समूह यानी कि फाइटोजोइक के नाम से जाना जाता है। ये कुछ जो सड़ी गली की वस्तुएं होती है उनको भी जल के अंतर्गत खा लेते हैं, तो इसको मृतोपजीवी के नाम से भी जाना जाता है। एक विष्ठाभोजी यानी कि विष्ठा नाम का होता है, जो यानी कि जो प्राणी होते हैं उनका क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ होता है, उसको भी क्या करते हैं, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उस कार्बनिक पदार्थ का भी विघटन करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इसको विष्ठाभोजी यानी कि पेट्रोजोइक के नाम से भी जाना जाता है। 10 कैरेक्टर तो आपके पास इधर हो गए, उसके बाद में अलग ही इसके कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको 15 कैरेक्टर बताऊंगा, जिसमें से आपको 15 की 15 है वो याद होनी चाहिए कम से कम। अगले हम कैरेक्टर की बात करते हैं। 11वें नंबर का जो कैरेक्टर रहेगा, तो 11वें नंबर का कैरेक्टर क्या रहेगा कि इनका जो शारीरिक संगठन होता है, शारीरिक संगठन वो जीव द्रव्य स्तर का यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक होता है। जीव द्रव्य स्तर का होता है यानी कि इनका जो शरीर होता है वो जीव द्रव्य से निर्मित होता है, जिसमें कोशिकाएं वगैरह, ऊतक वगैरह, अंग तंत्र वगैरह है वो नहीं पाए जाते हैं। आगे हम जैसे ही बात करते हैं तो इनके जो शरीर होता है उस शरीर के अंतर्गत केंद्रक जो होते हैं वो या तो एक होगा या 2 केंद्रक होगा, यानी कि एक से अधिक केंद्रक है जो इनके शरीर के अंतर्गत पाया जाता है। अगले कैरेक्टर की जैसे ही बात करते हैं सब प्रोटोजोआ की, तो इनके अंतर्गत श्वसन तंत्र और वह जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो एक शरीर की जो सामान्य सतह होती है, जनरल सरफेस होती है, सामान्य जो सतह होती है उससे विसरण प्रक्रिया द्वारा यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर के द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन और उत्सर्जन का कार्य करते हैं। अगर हम 14वें कैरेक्टर की जैसे बात करते हैं तो इनके अंतर्गत जो रिप्रोडक्शन होता है यानी कि जो जनन होता है वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और कैसा होता है, एक सेक्सुअल होता है, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक होता है। और अलैंगिक के अंतर्गत तो इसके अंतर्गत बाइनरी फ्यूजन यानी कि द्विखंडन भी होता है, बहुखंडन भी होता है। ये इस प्रकार का इसके अंतर्गत जन्म पाया जाता है। और 15वां जो इसका कैरेक्टर होता है वो होता है इसके अंतर्गत जो कायिक द्रव्य होता है, कायिक द्रव्य, प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड व जननिक द्रव्य, जिसे अपन किसके नाम से जाना जाएगा, रिप्रोडक्टिव या जेनेटिक फ्लूइड के नाम से इसको जाना जाएगा। कायिक द्रव्य और जननिक जो द्रव्य होता है वो क्या होते हैं, मतलब अलग अलग ना होकर एक ही होते हैं। इसी कारण सभी प्रोटोजोआ के जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, अमर होते हैं। अमर होने का कारण यही है कि इनके अंतर्गत ये एक कोशिकीय शरीर होता है और इस शरीर से ही दूसरी कोशिका क्या होती है, विभेदित हो जाती है। तो विभेदित होने के बाद में ये जो क्या हो जाती है, मतलब मरती नहीं है, दूसरे जो शरीर है उसके अंतर्गत क्या हो जाती है, कन्वर्ट हुआ है। उसके जनरल कैरेक्टर पढ़े, जो इन जनरल कैरेक्टरों के साथ साथ इसका लास्ट जो पार्ट टॉपिक रह रहा है वो क्या रहता है, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की हम जैसे ही बात करते हैं तो संघ जो प्रोटोजोआ है उसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइप से वितरित किया है। और अगर आप 11th क्लास में अगर पढ़ के आए हैं तो वहां भी आपने जो प्रोटोजोआ है उस प्रोटोजोआ की केवल 4 ही क्लास बताई है, उनको भी अपन में चर्चा करेंगे। और यहाँ हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे जो अपने लेवल है बीएससी उस लेवल के क्लासिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्लासिफिकेशन रहेगा और ये फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ है। इस प्रोटोजोआ को कितने अपन 4 सब फाइलम में बांटेंगे, 4 सब फाइलम।
सबसे पहले है इसका सार्को मैस्टिगोफोरा। सबसे पहले जो फाइलम है यानी कि प्रोटोजोआ है उसको 4 सब फाइलम में बांटा था। पहला जो सब फाइलम है उसका नाम है सार्को मैस्टिगोफोरा। दूसरा जो फाइलम है उसका नाम है स्पोरोजोआ। तीसरा इसके अंतर्गत जो सब फाइलम है वो है निडोस्पोरा और यह है सीलियोफोरा। ये इस प्रकार से इसको 4 सब फाइलम के अंतर्गत बांटा गया है। फिर अपन इसकी बात करते हैं इसकी ये जो सार्को मैस्टिगोफोरा है, इस सार्को मैस्टिगोफोरा को 3 सुपर क्लास के अंतर्गत बांटा गया है और वो 3 सुपर क्लास है वो कौन कौन सी है? पहली है इसमें मैस्टिगोफोरा, दूसरी है इसके अंतर्गत ओपिलाइनेटा और तीसरी है इसके अंतर्गत सार्कोडीना। अब ये जो मैस्टिगोफोरा है इसकी 2 क्लास है। एक तो है इसके अंतर्गत फाइटोमैस्टिगोफोरा और एक और जो क्लास है उसका नाम है जूमेस्टिगोफोरा। इसके अंतर्गत 9 नहीं है, इसके अंतर्गत 10 ऑर्डर है। 10 नंबर के अंतर्गत इसको डिवाइड कर रखा है और इसके अंतर्गत 9 ऑर्डर है। ओपिलाइनेटा की कोई भी मतलब क्लास वगैरह नहीं है। सार्कोडीना की हम जैसे ही बात करते हैं तो इसको 3 क्लास के अंतर्गत बांटा गया है। 3 क्लास है इसकी और वो 3 क्लास के अंतर्गत कौन सी है? एक क्लास का नाम है इसका राइजोपोडा। फिर इस राइजोपोडा के भी क्या है? 3 ऑर्डर है और 3 ऑर्डर के अंतर्गत में क्या है? एक है इसके अंतर्गत लोबोसिया और इस लोबोसिया के अंतर्गत क्या आता है? अमीबा। दूसरी जो क्लास है उसका नाम है पाइरोप्लाज्मिया। दूसरी जो क्लास है इसकी सार्कोडीना, उस सार्कोडीना क्लास का नाम है पाइरोप्लाज्मिया और तीसरी है इसका एक्टिनोपोडिया। और जो स्पोरोजोआ है इसके कोई भी क्लास वगैरह उसमें क्या किया है? इसको डिवाइड किया गया है स्पोरोजोआ की और इसकी है टीलोस्पोरा। 3 क्लास है टीलोस्पोरा, टोक्सोस्पोरा और लास्ट जो क्लास है उसका नाम है एप्लोस्पोरा। अब निडोस्पोरा बचा और निडोस्पोरा के अंतर्गत 2 क्लास के अंतर्गत इसको बांटा गया है, माइक्रोरिक्सोस्पोरिडिया और एक क्या है इसके अंतर्गत माइक्रोस्पोरिडिया। ये इसके अंतर्गत एक सिलिएटा है, एक ही क्लास है। सिलिएटा। फिर इसके अंतर्गत 4 क्लासों के अंतर्गत इसको डिवाइड किया गया है। होलोट्रेकिया, लास्ट जो इसकी क्लास है
पेरिट्रेकिया, पेरिट्रेकिया। इसके बाद में दो इसकी क्लास बची है, एक है इसकी सॉफ्टोरिया, इसमें यहाँ आ नहीं रहा होगा, लास्ट ऑफ क्लास है। इस प्रकार से इसके अंतर्गत 7 ऑर्डर है, इसके अंतर्गत 1 ऑर्डर है, इसमें 1 ऑर्डर है और उसके अंतर्गत है 6 ऑर्डर है। तो ऐसा कोई नहीं है, क्लासिफिकेशन आपको जैसे भी याद करना है तो ये तो मैंने यहाँ बताया है, लेकिन इनके अंतर्गत भी ऐसे ही है, या कटरा होगा शायद, तो कोई बात नहीं है। तो आप बुक से अगर देखोगे तो तब भी मतलब आप याद कर सकते हो। जबकि जो 11th क्लास की जो बुक है उसके अंतर्गत 4 क्लास को बांट रखी है, वो है इसके अंतर्गत एक तो मेस्टिकोफोरा, एक स्पोरोजोआ, एक ये सार्कोडिना और एक इसके अंतर्गत राइजोफोरा। तो इस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसका अलग अलग से वर्गीकरण किया है और इस प्रकार से हमारा जो प्रोटोजोआ फाइलम है वो कंप्लीट होता है। जनरल कैरेक्टर हो गए और उसका क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण को आप बुक की हेल्प से अच्छी तरीके से मतलब तैयार कर सकते हैं।